हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का मैं 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे अगर 40 लाइक होंगे तभी इसके बाद अगला वीडियो आएगा। आप लोग समझते नहीं है, मैं आप लोगों से जब मैं लाइक करने के लिए बोलता हूं तो आप लोग लाइक करते हैं, नहीं बोलता हूं तो नहीं करते हैं। तो इसलिए यदि इस वीडियो में 40 लाइक होगा इसके बाद ही अगला वीडियो आएगा। अब चाहे जब आप लोग 40 लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला टॉपिक। पहला है ग्रीन हाउस क्या होता है। सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस जिसे ग्लास हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस को ग्लास हाउस भी कहा जाता है। यह एक संरचना होती है जो पौधे को उगाने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस जिसे ग्लास हाउस भी कहा जाता है, यह एक संरचना है जो पौधे को उगाने के लिए उपयोग की जाती है। यह आमतौर पर पारदर्शी सामग्री जैसे कांच, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास से बना होता है। ग्रीन हाउस किससे बना होता है? ज्यादातर पारदर्शी सामग्री से, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया। ये सब क्या है? सब पारदर्शी। पारदर्शी मतलब कि हमें बाहर से भी अंदर दिख सके, ऐसा पारदर्शी बोला था, ठीक है। तो पारदर्शी सामग्री जैसे कांच, प्लास्टिक या फाइबर ग्लास से बना होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आते समय नियंत्रित करती है तथा पौधों को अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस क्या होता है? तो हमने बताया ग्रीन हाउस एक संरचना होती है। ग्रीन हाउस जैसे मान लीजिए, ग्रीन हाउस कई प्रकार के होते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर, सभी के आधार पर ग्रीन हाउस कितने प्रकार का होता है तो आपको समझ में आएगा। वैसे ग्रीन हाउस कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक ग्रीन हाउस है, ठीक है। यह एक ग्रीन हाउस है। इसमें हमें क्या करना है? पौधे को उगाना है। अब मान लीजिए पौधे को उगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या उगाना है कि इसके ऊपर जो ऊपर जिसको ढकने वाला जो प्रोडक्ट होगा वह प्लास्टिक का हो सकता है, फिल्म हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे ढकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो हमारा पौधा रहेगा उसके अनुकूल एक वातावरण तैयार कर देते हैं। यदि पौधे को गर्मी चाहिए तो हम गर्मी इसके अंदर दे सकते हैं, ठंडी चाहिए तो पौधे को ठंडी दे सकते हैं। जैसा मौसम चाहिए पौधे को हम उसके अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस एक प्रकार की संरचना होती है जो आमतौर पर पारदर्शी सामग्री जैसे कांच, प्लास्टिक या फाइबर ग्लास से बनी होती है, जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आते समय नियंत्रित करती है तथा पौधों को अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। जो हमारे अंदर, हमारे ग्रीन हाउस के अंदर पौधे होते हैं उसको अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। तो ग्रीन हाउस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लाभ भी देखेंगे। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है? तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती ऐसी आधुनिक खेती होती है जिसमें पौधे को प्रतिकूल जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाकर अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो भी विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल जलवायु मतलब जो पौधे के लिए अनुपयुक्त जलवायु है, अनुपयुक्त जो भी जैविक अजैविक घटक है, कारक हैं, उन सभी से बचाकर पौधे को अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। उसी को बोला जाता है सुरक्षात्मक खेती या संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ठीक है। समझ में आया? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है? तो संरक्षित खेती या सुरक्षात्मक खेती भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यह क्या होती है? जब हम किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो उससे मुख्य रूप से जैविक और अजैविक कारक लग जाते हैं। जैविक कारक में क्या होगा? जैसे कीट, रोग, ये सब क्या है? जैविक कारक। और जैविक कारक धूप, तापमान, ठंडा, सूखा, ये सब क्या है? जैविक कारक, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक लग जाते हैं। यदि इनसे हम लोग सुरक्षा उस पौधे को प्रदान करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है संरक्षित खेती, या बोल सकते हैं संरक्षित खेती कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें पौधे को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों से सुरक्षित रखा जाता है। यह संरक्षण की सभी विधियों को अपनाकर इस प्रकार से कृषि करना कि फसलों पर रोगों व कीटों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों का प्रकोप कम से कम हो, तो उसे संरक्षित खेती बोला जाता है, ठीक है। संरक्षण की सभी विधियों को अपनाकर इस प्रकार से कृषि करना कि फसलों पर रोगों व कीटों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों का प्रकोप भी कम से कम हो, उसको संरक्षित खेती बोलते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है संरक्षित खेती, इसको हम लॉन्ग में भी बताएंगे आप लोगों को। संरक्षित खेती मतलब समझिएगा, जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यह क्या है? एक पौधा है, ठीक है। यह मान लीजिए एक पौधा है। अब फिगर में मत जाइएगा। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर, इस पौधे को हम लोग कीट से बचाएंगे, रोग से बचाएंगे, जो पर्यावरणीय कारक है, धूप हो गया, ठंडा हो गया, सूखा हो गया,
इस पौधा मान लीजिए सूख जाता है धूप में, तो इसको धूप से बचाएंगे, इसमें रोग लग जाता है तो रोग से बचाकर इसको इस प्रकार से खेती करना है कि इस पे कीट और रोग का जो भी प्रकोप हो वह न लगे या कम से कम हो, तो उसी को बोलते हैं संरक्षित खेती। मतलब पौधे को पूरी तरह से संरक्षित कर देना, पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका लाभ क्या है, तो इसका लाभ है बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता। जब पौधे पर किसी प्रकार का रोग कीट नहीं लगेगा तो पौधे का जो उत्पादन होगा वह अधिक होगा और गुणवत्तापूर्ण होगा। ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन का मतलब जैसे मान लीजिए इस टाइम क्या गर्मी का मौसम आ गया, ठीक है, तो हम ठंडी वाली फसल को चाहें तो भी सुरक्षात्मक कृषि को अपनाकर उगा सकते हैं, ठीक है, मतलब आप सीजन में भी फसल का उत्पादन कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, ठीक है, मतलब बिना मौसम की फसल को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जल संरक्षण, तो इसमें पानी जो होता है वह विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधियों द्वारा किया जाता है, जिससे जल का संरक्षण ही होता है, मतलब ड्रिप सिंचाई हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, इस प्रकार से जो भी सिंचाई होती है उनका यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो जल का प्रयोग होता है वह बहुत कम होता है, मतलब जल का संरक्षण होता है। अगला रोग और कीट नियंत्रण, इसमें रोग और कीट को नियंत्रित कर दिया जाता है, मैंने पहले बताया। प्रतिकूल मौसम सुरक्षा, जो भी विभिन्न प्रकार के अपर्याप्त मौसम मतलब अनुकूल मौसम है, अनुपयुक्त मौसम है, उनसे इनको सुरक्षा मिलती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, इससे मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि मिलती है और कम श्रम लागत, इसमें मेहनत भी बहुत कम लगता है और यह जो विधि होती है पर्यावरण के अनुकूल भी होती है, मतलब पर्यावरण को कोई इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन और समझ में आया होगा यह क्वेश्चन दोनों मैंने क्या क्या बताया, देखिए समझ में आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, सामग्री प्रबंधन उपकरण। सामग्री प्रबंधन उपकरण या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। यह क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होता है, देखिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एक उपकरण है, क्या है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विनिर्माण मतलब किसी नए निर्माण, वितरण, उपभोग और निपटान की प्रक्रिया के दौरान जो भी सामग्री होती है या वस्तु होती है या उत्पाद होती है उसके आवाजाही के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, भंडारण, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग जब स्टेशन पर जाएंगे या एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे एक सीढ़ी लगी होती है जिसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो और सीढ़ी नीचे लेकर जाती है फिर नीचे से ऊपर लेकर आती है, उसको बोलते हैं कन्वेयर। यह क्या है, यह मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। इस पे यदि हम किसी सामान को रख देंगे ऊपर से तो उस सामान को नीचे लेकर आ जाएगा और यदि नीचे से रख देंगे तो सामान को ऊपर लेकर चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वस्तुओं की आवाजाही हो रही है, उत्पाद जो इसकी आवाजाही हो रही है ना, तो इसी को बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। यह क्या होता है, यह एक यांत्रिक उपकरण होता है, ठीक है, जिसका उपयोग विनिर्माण, वितरण, उपभोग, विनिर्माण मतलब किसी कोई निर्माण हो रहा है वहां पर, वितरण मतलब कि आप विभिन्न बड़े बड़े कंपनी देखेंगे उसमें कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं जिसमें से प्रत्येक खाना बना होता है, कुछ जैसे मान लीजिए अनाज है, ठीक है, अनाज को पैक करना है तो कुछ अनाज के जो दाने इसमें आ जाएंगे, इसमें ऊपर पैक कर देगा, कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, उपभोग के लिए और निपटान की प्रक्रिया के दौरान सामग्री, वस्तुओं और उत्पादों की आवाजाही के लिए भी यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ठीक है। यह ऐसा उपकरण होता है जो कारखानों, गोदामों, निर्माण स्थलों और अन्य स्थानों पर वस्तुओं और उत्पादों की आवाजाही, भंडारण, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे फोर्कलिफ्ट हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया। फोर्कलिफ्ट आप लोग, मैं बताता हूँ कैसा होता है। फोर्कलिफ्ट आप लोग देखेंगे फोन में, कभी देखेंगे एक छोटा सा होता है जिसके ऊपर कोई सामान होता है, इस प्रकार से आगे लगा होता है, इसी के ऊपर सामान को रख दिया जाता है और ये फोर्कलिफ्ट द्वारा लेकर जाकर कहीं पर भी रख देता है। कन्वेयर बेल्ट तो आप लोग स्टेशन पर जरूर देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पर भी आ गया है आजकल। तो कन्वेयर बेल्ट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वह उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी भी निर्माण, वितरण, उपभोग और निपटान की प्रक्रिया के दौरान सामग्री, वस्तुओं और उत्पादों की आवाजाही, भंडारण, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ईएमसी क्या है, तो देखिए जो यह वाला ईएमसी है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं मतलब पहले मैंने जब सर्च किया तो यही वाला दिया था, तो इसको भी जान लीजिए, लेकिन यूजफुल है आप लोग के इस सब्जेक्ट में, यूजफुल है तो जान लीजिए इसको भी, और वो वाला भी मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसको जान लीजिए ईएमसी। तो ईएमसी जो है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। यह क्या होता है, यह किसी उपकरण या प्रणाली की अन्य उपकरणों या प्रणालियों को विद्युत चुम्बकीय विकिरण के माध्यम से प्रभावित किए बिना ही अपने वातावरण में सही ढंग से कार्य करता है। मतलब कोई मशीन वो काम कर रही है तो इसमें क्या होता है कि यह उस मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपना कार्य करता रहेगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके विद्युत उपकरण एक दूसरे को परेशान न करें। तो यह था एएमसी, लेकिन जो मेन एएमसी पढ़ना आप लोगों को मैं उसको पहले दिखा देता हूँ, सॉरी ज्यादा नीचे आ गया।
यहाँ पे देखिएगा ईएमसी, इस ईएमसी का पूरा नाम होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, क्या होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं संतुलन नमी सामग्री। क्या बोलते हैं? संतुलन नमी सामग्री। ठीक है, तो जब एक ठोस एक स्थिर तापमान पर हवा की निरंतर आपूर्ति के संपर्क में आता है, एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है, अभी तो मैं 1 नंबर के लिए बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिए। जब एक ठोस एक स्थिर तापमान पर हवा की निरंतर आपूर्ति के संपर्क में आता है और आर्द्रता वाष्प का एक निश्चित आंशिक दबाव होता है, तो ठोस या तो नमी को खो देता है या हवा से नमी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर से समझिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जब एक ठोस एक स्थिर तापमान पर हवा की निरंतर आपूर्ति के संपर्क में आता है और आर्द्रता वाष्प का एक निश्चित आंशिक दबाव होता है, तो ठोस या तो गर्मी को ऑब्जर्व कर ले, सॉरी, या ठोस या तो नमी को खो देता है, या तो मतलब कहने का यह है कि अनाज के अंदर से या तो नमी चली जाती है या उसके अंदर नमी आ जाती है। ठीक है, मतलब यही बोल रहा है कि ठोस या तो नमी को खो देता है या नमी को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं, जब तक ठोस की नमी का दबाव वाष्प की नमी के दबाव के बराबर नहीं होता है, तब तक ठोस और गैस संतुलन में रहते हैं। ठीक है, जब तक जो ठोस है उसकी नमी का दबाव वाष्प की नमी के दबाव के बराबर नहीं होता है, तब तक ठोस और गैस संतुलन में रहते हैं। ठोस की नमी के आसपास की जो भी स्थिति होती है, ठोस की नमी के आसपास की स्थितियों के संतुलन को ही संतुलन नमी सामग्री या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के रूप में जाना जाता है। इसका सीधा संबंध भंडारण में सुखाने से होता है। ठीक है, इसका सीधा संबंध किससे होता है? भंडारण में सुखाने से होता है। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस वेंटिलेशन। क्या है? ग्रीन हाउस सॉरी, गड़बड़ हो जा रहा है। ग्रीन हाउस वेंटिलेशन। ठीक है, तो यह क्या होता है? तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि हवा जो होती है, जो किसी भी ग्रीन हाउस के लिए हवा बहुत ही यूजफुल होती है। तो ग्रीन हाउस बन गया, तो ग्रीन हाउस में हवा के आवाजाही के लिए, हवा के संचार के लिए एक माध्यम बनाया जाता है जिससे हवा का आवाजाही हो सके, उसी को ग्रीन हाउस वेंटिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इससे तात्पर्य है ग्रीन हाउस के अंदर हवा के संचार को बनाए रखना। ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर हवा के संचार को बनाए रखने की प्रक्रिया को ही ग्रीन हाउस वेंटिलेशन बोला जाता है। यह पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है। ठीक है, यह जो होता है, यह पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है। यह क्यों जरूरी है? तो तापमान को नियंत्रित करने में, ग्रीन हाउस के अंदर तापमान नियंत्रित रहे इसके लिए यह जरूरी है। आर्द्रता का नियंत्रण रहे, नमी का नियंत्रण रहे इसके लिए जरूरी है। वायु का संचार होता रहे उसके लिए जरूरी है। परागण को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है। ठीक है, तो यह होता है ग्रीन हाउस वेंटिलेशन। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है पीवीसी का उपयोग। पीवीसी फिल्म का उपयोग। ठीक है, पीवीसी फिल्म का नाम आप लोग सुने होंगे। तो पीवीसी फिल्म जो होता है उसी को उपयोग लिखना, तो जानेंगे सबसे पहले पीवीसी फिल्म होता है क्या, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो जो पीवीसी फिल्म होता है इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म, इसको इसी नाम से जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक की चादर होती है जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड रॉल से बनाया जाता है, जिसे, ठीक है, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड रॉल से बनाया जाता है। यह मजबूत, लचीली और जलरोधी होती है, मतलब जल के खिलाफ होती है, जल इसमें अंदर से आर पार नहीं हो सकता, जिससे यह कृषि में कई उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। जैसे ग्रीन हाउस कवरिंग के लिए, ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और मल्चिंग फिल्म के लिए यूज किया जाता है। साइलेज बैग के लिए, जो चारा वाला बैग होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नर्सरी में पौधशाले को कवरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यह था आप लोगों का पीवीसी फिल्म। आगे जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग में भी पढ़ना है और बार बार पूछता है, इसका चित्र सहित वर्णन करिए, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। LSU ड्रायर, LSU ड्रायर जो है इसका पूरा नाम है, LSU का पूरा नाम है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इसका नाम LSU ड्रायर इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसको बनाने वाले लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग ही थे। ठीक है, तो LSU ड्रायर एक प्रकार का निरंतर मिश्रण वाला अनाज सुखाने का यंत्र है। क्या है? ध्यान समझिएगा, एक प्रकार का निरंतर मिश्रण वाला अनाज सुखाने का यंत्र है जिससे मुख्य रूप से चावल के लिए डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसलिए इसे लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे है विकिरण शुष्कन, रेडिएशन ड्राइंग।
क्या है, रेडिएशन ड्राइंग या विकिरण शुष्कन। तो क्या होता है, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी तकनीक होती है जिसमें किसी भी उत्पाद को या अनाज को सुखाने के लिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। यह समान शुष्कन तथा चालन शुष्कन से भिन्न होता है। यह समान शुष्कन और चालन शुष्कन से भिन्न होता है। आप समान चालन शुष्कन दोनों को देखेंगे। यह अनाज सुखाने की विभिन्न विधियां हैं, याद रखिएगा, इसको लैंग में भी पढ़ना है, ठीक है। तो समान शुष्कन क्या होता है, कन्वेंशन ड्राइंग बोला जाता है। तो यह एक थर्मल प्रक्रिया है जिसका उपयोग ठोस पदार्थों से नमी को हटाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने जो आप लोगों को रेडिएशन ड्राइंग बताया या विकिरण शुष्कन बताया, उसमें क्या किया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली गामा किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है, उन सभी किरणों के प्रयोग से अनाज को सुखाया जाता है। यह जो समान शुष्कन होता है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे अनाज है ना, समझाता हूँ। यह मान लीजिए अनाज है, अनाज के ऊपर से गर्म हवा को भेजा जाता है और गर्म हवा अनाज के अंदर की जो नमी होती है उसको अवशोषित कर लेती है और हवा को वाष्प में उड़ा देती है। तो इस प्रकार से इसमें से अनाज को इस विधि से अनाज से नमी को निकाला जाता है, ठीक है। तो यह एक थर्मल प्रक्रिया है जिसका उपयोग ठोस पदार्थों से नमी को हटाने के लिए किया जाता है। यह गर्म हवा या गैसों को पदार्थ के ऊपर या आसपास के बहने देकर आसपास से बहाकर नमी को कम करता है और वाष्पीकृत कर देता है। इसके बाद है चालक शुष्कन। तो चालक शुष्कन क्या होती है, तो यह विधि गर्म सतह के सीधे संपर्क में लाकर नमी को कम करती है। जैसे क्या होता है कि देखेंगे गांव में क्या किया जाता है कि अनाज को सुखाने के लिए ऐसे ही धूप में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है भूमि का या सरफेस का, वह भी हीट हो जाता है और ऊपर से धूप आता है वह भी हीट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अनाज हमारा जो सूख हो जाता है, या किसी गर्म वस्तु पे जो हम अनाज को रखते हैं तो वह वस्तु के अंदर की नमी को सोख लेता है। तो उसी को बोलते हैं चालन शुष्कन। मतलब कि उस वस्तु में से चालन के दौरान नमी जो गीली वस्तु उसमें आ गई, ठीक है। यह विधि गर्म सतह के सीधे संपर्क में लाकर नमी को कम करती है। यह एक पारंपरिक और सरल विधि है जो कम लागत वाली है। अगला हाइग्रोमीटर क्या होता है, तो वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर बोला जाता है। और आगे आखिरी क्वेश्चन, सॉरी जूम हो जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकृति को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह तब होता है जब कुछ गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं, खींच लेती हैं या बांध लेती हैं और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर भेज देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस में उपयुक्त गैसें देखिए, एक नाम पूछ सकता है ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और विभिन्न प्रकार की और भी कोई गैसें होती होंगी, तो होती होंगी, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन ये चार गैसें याद रखिएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह 11 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं यह 11 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका पीडीएफ चाहे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया कि मैसेज करके ले सकते हैं इसका पीडीएफ। 40 लाख इस वीडियो को कर दीजिएगा, अगला वीडियो आ जाएगा और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो आप लोग लिख दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।